जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की आपको निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद और कौन से चतुर्भुज हैं जो हमारे रह गए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था और दोनों में अंतर देखते हुए हम आगे बढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको वहां पर कहा था कि सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में जो उसके प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही हो। साथियों, आज का हमारा जो चतुर्भुज है उसका नाम है आयत, मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, आयत क्या होता है? इसको भी हम कहते हैं तो चतुर्भुज ही है, क्योंकि चार भुजाएं होती है। जिनमें चार भुजाएं होंगी वो सब चतुर्भुज होंगे। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को भी तो कहते हैं ना अपन चतुर्भुज। हाँ, चलिए, आयत जो है, आयत भी चतुर्भुज है। अब आयत क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, वर्ग से क्यों अलग है, समचतुर्भुज से क्यों अलग है, इन सब के बारे की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। नोट कीजिएगा चीजें, यहां भी प्रत्येक कोण समकोण है, लेकिन यहाँ जो भुजाएं हैं वो आमने सामने की बराबर हैं, न कि चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी। मैं आप लोगों को क्या करवाता जा रहा हूं, साथ साथ में डिफरेंस बताता जा रहा हूं सब में। ठीक है, यानी कि अपन उनको एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या है? आयत कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक कोण बराबर होता है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का प्रत्येक कोण है, चारों बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं अपन प्रत्येक कोण बराबर होता है। और कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आमने सामने का मतलब यानी कि इसके सामने ये हुई तो ये बराबर होगी, इसके सामने ये हुई तो ये बराबर होगी। ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, यानी कि ये तो हुई मेरे पास क्या? लंबाई, और ये हुई मेरे पास क्या? चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि चारों ही कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए, रही बात इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं। जो बाउंड्री होती है आकृति की, उसकी जो बाउंड्री है उनका हम योगफल निकालते हैं, यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं उन सब भुजाओं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब इसमें कितनी भुजाएं हो गई? चार भुजाएं। क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चार भुजाएं हो गई। ठीक है, अब ए बी क्या है? एल। बी सी क्या है? बी। सी डी क्या बना? वापस एल। और डी ए क्या बना? वापस बी। तो दो तो क्या हो गए? एल हो गए। दो क्या हो गए? बी हो गए। दो को मैं क्या ले सकता हूं? कॉमन। तो क्या आ गया? एल प्लस बी। ये आया मेरे पास निकल के। जब मैंने चारों भुजाओं का योग किया, जब चारों भुजाओं का योग किया तो मेरे पास जो निकल के आया वो क्या आया? 2l प्लस बी। मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ठीक है, हमें तो डायरेक्ट यही याद रखना है कि जो परिमाप होता है आयत का वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। चारों भुजाओं का क्या किया? योग किया, और चारों भुजाओं का योग करके हमने उसका परिमाप निकाल लिया। क्षेत्रफल क्या होता है?
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई, इनका जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल। याद करो, रिकॉल करो, वर्ग में भी क्या किया था, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए गुणा ए, ठीक है, वहां भी ए को ए से ही गुणा किया था, यहां भी इसको इससे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब किसकी बात आ गई, विकर्ण की। किसकी बात आ गई, तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, बात समझ में आई क्या, थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो आप लोग, ठीक है। वही सेम चीज जो वर्ग में की थी, पाइथागोरस प्रमेय, समझ गए। अगर ये ए है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, तो वही विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, अलग कलर से करें क्या, चलो अलग आजमा लेते हैं। ये शीर्ष को मिला दिया और यहाँ से भी शीर्ष को मिला दिया, तो ये AC और BD जो मेरे पास बना, ये क्या बना, क्या बना, विकर्ण। वही सेम चीज, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो BD क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। BD कर्ण बना तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर क्या था, BD, लंब क्या है यहाँ पर BC, BC क्या है B, यानी कि B का स्क्वायर प्लस आधार क्या है DC, मतलब A, यानी कि A का स्क्वायर, A का स्क्वायर। चलो कर देता हूं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये BD का स्क्वायर पाइथागोरस से ये BC का स्क्वायर प्लस, अरे यार देख, CD का स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर तो अपने को निकालना ही है भैया, BC क्या दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ है, B स्क्वायर क्या है, और ये क्या है, ए स्क्वायर। अपने को सिर्फ BD निकालना है, तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। किससे आया, पाइथागोरस से। किससे आया, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस जो है ना भैया, ये बहुत जगह काम आने वाला है आपके, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगा, समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में, यानी कि जिसमें एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का हो, पाइथागोरस आप लोग लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। वही चीज वर्ग और समचतुर्भुज वाली, सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। क्यों, वर्ग आयत है लेकिन आयत वर्ग नहीं है, क्यों, प्रत्येक कोण, उसके भी समकोण थे, इसके भी समकोण है, अंतर कहां आ रहा है, भुजा में। अंतर कहां आ रहा है, भुजाओं में। वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो वो आयत हो सकता है, वो आयत हो सकता है। लेकिन आयत जो है, आयत की भुजाएं बराबर नहीं, यहां पर लंबाई चौड़ाई आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ग बना दूं, मान लो ये मैंने वर्ग बनाया, ये ए, चारों भुजाएं बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। लेकिन ये आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर है मेरे भाई, नहीं है क्या, ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, तो इसको मैं आयत तो कह सकता हूँ, आयत तो कह सकता हूँ, लेकिन इसको मैं वर्ग नहीं कह सकता, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है। बात समझ में आई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग आयत हो सकते हैं, वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, चीजें समझ में आ रही है, एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए अब हमारे पास जो आया वो आया समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं जानिए आप लोगों ने, समांतर रेखाएं कैसी, किनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं, हम समांतर रेखाएं उनको बोलते हैं जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। यानी कि अगर ऐसे कोई रेखाएं जा रही हैं, ऐसे कोई रेखाएं जा रही हैं,
तो ये जो रेखाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी वो रेखाएं समांतर कहलाती हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसा ही होता है, 11 बोल लो तो, डबल डंडे बोल दो, 11 बोल दो। ये जो भी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कैसी होती हैं, समांतर। यानी कि भुजाएं बराबर और कैसी, समांतर। अब देखिए भुजाएं आमने सामने की तो आयत में भी बराबर होती है ना, लेकिन उसकी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन उसमें जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भुजाएं यहाँ पर बराबर है, आयत में भी भुजाएं समांतर है, क्योंकि आयत की भुजाओं को भी आप जब आगे बढ़ाओगे तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इधर से भी बढ़ाओगे तो भी नहीं काटेगी। समांतर उसकी भी है, बराबर उसकी भी है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। लेकिन समांतर चतुर्भुज जो है यहाँ पर हमारे सामने हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज। यहाँ पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसकी ये ए बी भुजा जो है, ये ए बी भुजा जो है ये समांतर है, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, और ये ए डी भी समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। ये जो दोनों भुजाएं हैं इनको आगे कितना ही बढ़ा दो आप, ये नहीं काटेगी। दोनों भुजाएं इनको भी आगे कितना ही बढ़ा दो, ये भी नहीं काटेगी। ठीक है, बात समझ में आई। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसको दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। एक विकर्ण तो कौन सा, ए सी, एक विकर्ण कौन सा, बी डी। इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि दो बराबर त्रिभुजों में मान सकते हो आप। ये अलग त्रिभुज हो गया, ये अलग त्रिभुज हो गया। जब मैं इसमें विकर्ण बनाया मैंने तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, दोनों भाग बराबर होंगे। दोनों भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करना। सम यानी कि समान, द्वि मतलब दो, विभाजित यानी कि विभाजित करना, है ना। चलिए, तो समद्विभाजित का मतलब है दो समान बराबर भागों में विभाजित करना। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। एक भाग जो बनेगा एक त्रिभुज बन जाता है, दूसरा भी त्रिभुज बन जाता है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज का फायदा हमें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्वेश्चंस में मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्वेश्चंस में। वो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को इनके फायदे समझ में आएंगे कि ये मैंने क्यों बताए हैं। चलिए, परिमाप वही सेम, आयत का जो परिमाप है वही इसका है। ठीक है, आयत का परिमाप भी ये होता था 2a प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो इसका क्षेत्रफल होता है भैया आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, ये ऊंचाई कहाँ से आ गया बीच में से। ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर हम लंबाई गुणा चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। कई बच्चे क्या करते हैं, जब हमें ये दिए होते हैं ना, इनके मान दिए होते हैं, गुणा कर देते हैं, अरे करो कर दो, गुणा कर दो। और किस्मत ऐसी खराब होती है ना कि अपने को ऑप्शन में भी वही मिल जाता है ना, जो गुणा किया वो ऑप्शन में भी रहता है। समझदार होते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने को सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आया तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये अपने दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। गुणा करके किसका निकालना है, सिर्फ आयत का। ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज दे दिया, रोम्बस दे दिया तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, गर्मी ज्यादा ही है आज। चलिए, परिमाप क्या होता है, वही आयत वाला परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां से हमें, अलग पेन ले लेता हूं मैं, ये ले लो, ये जो आएगी ना ये इसकी हाइट आएगी, ये आएगी इसकी क्या, ऊंचाई आएगी। ठीक है, या तो हमें क्वेश्चंस में दी रहेगी, नहीं दी होगी तो हम इसको ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चंस पर जाएंगे तब हम इसके बारे में चर्चा
करने वाले हैं। बस आपको अभी ये याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, वो ये है भैया कि भुजा ए बी जो है, ये वाली भुजा जो है, ये भुजा ए बी और इस पर डाले गए लंब की लंबाई, यही मान लो आप, ठीक है। लंब क्या होता है? किसी भी भुजा पर 90 डिग्री का कोण जो बन जाता है, एक रेखा खींची, अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो लंब कहलाता है, ठीक है। ए बी पर ये बना, ठीक है, तो ये ए बी भुजा, इसकी लंबाई और इस पर डाले गए इस लंब की लंबाई जो होती है वो भुजा ए डी, यानी कि ये वाली भुजा, यहाँ से कोई सा भी एक लंब इधर डाल और वो ए डी, ठीक है। ए बी तो कौन सा हो गया? ये ए डी कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इस पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि दो भुजाएं हैं, उन पर डाले गए जो लंब की लंबाइयाँ हैं और वो जो भुजा है उनका गुणनफल जो होता है वो क्या रहता है? बराबर रहता है, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर? इसमें और एक और क्या चीज़ आप कह सकते हो? आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर समझ में आया? आयत क्या होता है? आयत में प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं जो आमने सामने की होती है वो बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा जरूरी है कि इसमें कोण 90 डिग्री का ही हो, जरूरी वो किस में है? आयत में है। क्लियर? दोनों चीज़ें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ये जो चतुर्भुज, हमने 4 चतुर्भुज पढ़े, ठीक है, इन चतुर्भुजों का अगर जो मध्य बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, आयत भी थोड़ा सा अजीब सा बन गया, दोबारा बना देते हैं। चलिए ये जो आयत है, इस आयत के अगर मैं इन मध्य बिंदुओं को मिला दूं, ये मध्य बिंदु, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ज़्यादा एक कलर हो गया, कलरफुल हो गया, एक कलरफुल आयत। चलिए, जब मैं इन मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो कौन सा चतुर्भुज बनता है? डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है? सीधा हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर मैं आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो बनने वाला चतुर्भुज क्या बनेगा, मैं वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, ठीक है। कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम दिमाग नहीं लगा पाते, तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको एक पूरा यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है कि कौन से के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। चतुर्भुज की जो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं उनको मिलाने वाले चतुर्भुज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर मैंने लिख रखा है चतुर्भुज, यहाँ पर लिख रखा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बनने वाले चतुर्भुज है वो क्या बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। अगर साधारण चतुर्भुज हैं, साधारण चतुर्भुज हैं, तो चतुर्भुज को जो मिलाया, उसको मिलाने पर जो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। वर्ग हुआ, वर्ग जब है, ये वर्ग है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, मत मानो इसको ठीक है ना, हाँ मत माना करो इसे, अगर आपको लगे कि ये नहीं है तो फिर मत मानो, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वर्ग है, अगर मैं इसके मध्य बिंदुओं को मिला दूं, अलग कलर से मिला देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये लो, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, थोड़ा दूर ही चला गया, कोई बात नहीं। जब मैं इसके मध्य बिंदुओं को मिला रहा हूं तो इसकी भुजाएं चारों कैसी होती है? बराबर होती है। जब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जिस चतुर्भुज का निर्माण होता है वो भी वर्ग ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। आयत रहा, आयत के जब मध्य बिंदुओं को मिलाया मैंने तो मेरे पास जिस चतुर्भुज का निर्माण हुआ उसका नाम है समचतुर्भुज। क्या नाम है भैया? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो भी अभी हाल ही में हम पढ़ के निपटे हैं, जब उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो भी मुझे समांतर चतुर्भुज ही मिलता है, और समचतुर्भुज को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? आयत। यानी कि बस आपको ये चीज याद रखनी है। देखो एक दूसरे के अपोजिट है, ये दिख रहा है क्या?
आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो समचतुर्भुज बना, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो आयत बना। बाकी समांतर का तो समांतर ही है, वर्ग का वर्ग ही है, और चतुर्भुज को मिलाया समकुश को तो क्या बन गया, समांतर बना। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कहीं बार प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते हम कि एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से पूछेगा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है ना, छोटे बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं कहीं और तो छोटे बच्चों को भी आती है ये चीज़ें, तो हमको ये बेसिक चीज़ें जो गणित की होती है वो क्लियर होनी चाहिए अपने को। ठीक है, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 4 चतुर्भुजों के बारे में हमने पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा, फिर समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा, फिर आयत के बारे में पढ़ा, फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कौन क्या नहीं हो सकता। ठीक है, इनके क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, विकर्ण कैसे निकालते हैं, इनके सूत्र के बारे में भी हमने पढ़ा, और मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सा चतुर्भुज के निर्माण होते हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। साथियों 2 लेक्चर में मैंने आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करवाई। थ्योरी कंप्लीट करवाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप लोगों का जो बेसिक पॉइंट है वो कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, 2 लेक्चर में हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब अगला जो लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं उसमें अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ग पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में, समांतर चतुर्भुज पर कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस तरह के कौन कौन से, आयत पर कौन से प्रश्न आएंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है 2 लेक्चर में, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, भले आप दोबारा वीडियो देखिए। ठीक है, पहला वाला जिसने ये लेक्चर नहीं देखा वो इससे पहले वाला वीडियो देख सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों लेक्चर में मैंने आपको 4 चतुर्भुज कंप्लीट करा दिए हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में भी बताया, एरिया के बारे में भी बताया। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि हम क्वेश्चन पर अब डायरेक्ट अप्रोच करने वाले हैं। आपकी जीडी में कौन से प्रश्न बनेंगे, क्लर्क में कौन से आएंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, और अच्छे अच्छे पार्ट्स में, और जो नए नए क्वेश्चंस जो अभी करंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों हमारा आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, ताकि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के फेस करने पड़ेंगे सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।